हम लोग पढ़ रहे हैं नया अध्याय जिसका नाम है संविधान संशोधन की विधि। संविधान संशोधन की विधियां क्या है, पहले तो हमें जानना होगा संविधान को, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा संविधान क्या है और संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें कितने सारे शब्द जो थे वो हमने पढ़ाए, शब्द का एक एक शब्द का अर्थ हमने समझा, तो वो हमारा संविधान है जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान है। और स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान हमारा संविधान हम ही द्वारा यानी भारत के नागरिकों के द्वारा और भारत के नागरिकों की इच्छा का ही प्रतीक है हमारा संविधान। तो उस संविधान में किसकी जरूरत हो जाती है? संशोधन। तो क्यों होती है संविधान में संशोधन की आवश्यकता और क्यों संशोधन करना पड़ता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो संशोधन का अर्थ क्या होता है? संशोधन का अर्थ ये होता है कि कोई पुराना संविधान जो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है और परिस्थितियों के बदलने के बाद हमें उसमें बदलाव करना आवश्यक महसूस हो जाता है। यदि साधारण रूप में हम देखते हैं तो यदि हम लोग पुराने जमाने की बात करते हैं कि यदि आदि काल में जो होता था, क्या अब वो संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यदि मान लिया जाए, एक छोटी सी बात है, हमें ये कहा जाए कि आप लोग फिर से वही बैलगाड़ी में आना जाना शुरू कर दीजिए और वही मोमबत्ती या लालटेन की लाइट में रहना शुरू कर दीजिए, तो क्या ये संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। उस समय बल्ब का आविष्कार या प्रकाश की जो व्यवस्थाएं हैं उन सब का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय वो मजबूरी थी, लेकिन जैसे ही इन सब का आविष्कार हो चुका है और अब हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस पुरानी व्यवस्था में जाने की सोच भी नहीं सकते। तो यही है संशोधन की वजह कि क्यों संविधान में संशोधन किया जाता है कि परिस्थितियां बदल जाती है तो उस संविधान की कोई महत्वता नहीं रहती और इसीलिए उसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए उसे पुनः संशोधित किया जाता है, पुनः उसको नया रूप दिया जाता है। और उसकी विधियां क्या है, इसी लेसन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये याद रखनी है कि संविधान संशोधन की विधियों का जो तरीका है उसे संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि हमारा संविधान पूर्णतः निर्मित और लिखित संविधान है और निर्मित और लिखित संविधान होने के कारण अनुच्छेद 368 याद रहे 368 अनुच्छेद 368 हमें संविधान संशोधन की विधियों का प्रारूप समझाता है। तो ये संविधान संशोधन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्रकार की? नंबर 1, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। क्या है? साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा है संविधान के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और तीसरा है संविधान के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। कि इन तीनों ही विधियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए याद रखने की एक ही बात है कि अनुच्छेद 368 हमें संविधान संशोधन की विधियों का प्रारूप दर्शाता है, उसे अब हम पढ़ेंगे। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा क्या होती है और संविधान सभा के अंदर कितने जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो हमें ज्ञात है कि उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। कानूनी सलाहकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे। इन सबके इर्द गिर्द ही हमारा संविधान बना है और इनका जो प्रभाव था, इनकी जो शैली थी और इनका जो तरीका था वो संविधान के अंदर
कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है, हमें दिखाई देता है। तो यदि हम बात करते हैं अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि हमने जो संविधान बनाया है, मतलब भारतीय संविधान एक तरह से क्या है, स्थायी बनाया गया है। स्थायी का मतलब है उसको कठोर बनाया गया, तटस्थ बनाया गया है, ताकि रोज रोज संविधान ऐसे बनते और बिगड़ते रहे लोगों की इच्छा पर। तो कहीं ना कहीं उस तटस्थता का अभाव हमें महसूस होगा कि हमारे जो तटस्थ नियम है वो क्या है। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात पर जोर दिया कि जो हमारा संविधान है वो क्या है, एक तटस्थ या स्थायी संविधान होगा। दूसरी बात, उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि यदि संविधान में आवश्यकता महसूस की जा रही है संशोधन की, तो संविधान को लचीला भी होना आवश्यक है। लचीला यदि हमारा संविधान नहीं होगा तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्राणवंत जीवधारी शरीरधारी नागरिकों की प्रगति को भी कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। यदि हम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान में यदि आए दिन परिवर्तन करते रहे तो स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। और यदि छोटी छोटी समस्याओं को नहीं बनने दिया जाए और उसका परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, तो वो होगा क्या, संशोधन का लचीलापन या संविधान का लचीलापन। तो भारतीय संविधान कहीं ना कहीं स्थायित्व और लचीलेपन दोनों का समन्वय है। तो इसी समन्वय को क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है वो रखी गई है। तो क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना, क्या उन्होंने उसको कोटेशन के माध्यम से कहा है, उसे अब हम पढ़ेंगे। तो कोटेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उनका मानना है कि जहाँ तक संभव है हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि आप इसे कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर व जीवित प्राणवत एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संशोधन की प्रक्रिया को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हम संविधान के अनुच्छेदों को 3 वर्गों में विभक्त करते हैं और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है तथा संविधान संशोधन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। नंबर 1, साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। नंबर 2, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और नंबर 3 है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का यही मानना था कि स्थायित्व और लचीलापन दोनों का समन्वय होना चाहिए। जब भी हम कोई विचार करते हैं किसी भी समस्या पर या परिस्थिति पर, तो हमारा ध्यान सबसे पहले यदि हम उदाहरण को देखते हैं तो हम मानव शरीर पर यदि हम उदाहरण उसी चीज को अप्लाई करें उस समस्या को, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है। तो जैसे यदि हमारे शरीर में मेरुदंड नहीं होता तो हमारी जो बॉडी है वो सीधी और स्टफ जो रहती है वो नहीं होती। लेकिन यदि सभी जगह ऐसी की ऐसी बोन बना दी जाती भगवान ने कि मेरुदंड के रूप में ही हमारे हाथ पांव सब कुछ जितनी भी हम हड्डियां हैं हमारे शरीर में 206 हड्डियां, वो सभी एकदम कड़क और सीधी होती, तो शायद हमारे शरीर का जो मूवमेंट है, जो लचीलापन है, वो संभव ही नहीं होता कि हम आसानी से हाथों को उड़ा सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बनाई है भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति ने, कि ये लचीलापन और
कड़कनेस, स्थायित्व दोनों का ही एक समन्वय होना चाहिए और वही है परफेक्ट संविधान। तो हम पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो अनुच्छेद 368 में बताई गई है पहली विधि जिसे साधारण विधि से और बिल्कुल आसानी से संशोधित किया जा सकता है। तो इसे पढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया में केवल और केवल अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169 जो है उन्हीं में जो संशोधन हो सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा केवल इन्हीं अनुच्छेदों में परिवर्तन हो सकता है और ये परिवर्तन साधारण विधि से या साधारण बहुमत के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, जो अध्यादेश हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों में अध्यादेश की शक्ति होती है कि राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति कभी भी कोई भी कानून बनाकर उसे लागू कर सकता है और बाद में वो संसद की अनुमति लेता है, अनुमोदन उससे होना आवश्यक होता है। तो ये साधारण विधि है जिसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों, अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169, 169 में साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इस विधि में संसद के साधारण बहुमत द्वारा व राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संसद स्वयं प्रेरणा से राज्य विधानमंडलों द्वारा या किसी अधिकारी के अनुरोध पर राष्ट्रपति व संसद की अनुमति से संशोधन कर सकता है, जैसे किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना आदि। कि इस साधारण विधि द्वारा यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो साधारण विधि द्वारा उसे संशोधित किया जा सकता है। जैसे कोई भी राज्य है, उसका सीमा क्षेत्र इसमें से काट के उसमें डाल दिया, उसमें से काट के इसमें डाल दिया, ये जो चलती रहती हैं राज्य की व्यवस्थाएं, वो सारी बातें इस विधि द्वारा कब संपूर्ण की जा सकती है, संशोधित की जा सकती है। इसमें राष्ट्रपति भी अनुमोदित कर सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो, अधिकारी विशेष हो जो इस प्रकार की अनुमोदन राष्ट्रपति तक पहुंचाता है या संसद में पहुंचाता है, तो साधारण विधि द्वारा इस प्रकार की संशोधन हो सकते हैं। याद रहे, लेकिन केवल और केवल वो 4 अनुच्छेद ही हैं, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 169। तो इस तरह से इन 4 अनुच्छेदों में ही साधारण विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है। हम दूसरे की बात करते हैं तो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो हमें ज्ञात है संसद यानी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के कितने सदन? 2 सदन। कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में ही बारी बारी से संविधान के जो संसद के अंदर जो भी विधेयक पारित होता है वो दोनों ही सदन में बारी बारी से जाता है और निश्चित समय अवधि पर उपस्थित सदस्यों द्वारा और जिन लोगों ने मतदान में भाग लिया है उनके द्वारा जो नियमित रूप से इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उनका 2/3 बहुमत यदि मिल जाता है तो वो अगले सदन में पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। दोनों सदनों में बारी बारी से पारित हो जाता है तो फिर वह संशोधन हो जाता है। तो यानी उस विधि से भी संशोधन कर सकते हैं। इस वर्ग में संविधान की वे सारी व्यवस्थाएं आती है जिनमें संघीय संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि संसद का कोई भी सदन इसे प्रस्तावित कर सकता है तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3
2/3 सदस्यों के मतों से उस विधेयक को पारित कर दिया जाए तो दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और विधेयक को संविधान संशोधन में दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व अन्य व्यवस्थाएं जो पहले से विधि में नहीं आती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित किया जाता है और पारित करने के बाद इसमें संयुक्त बैठकों की कोई व्यवस्था नहीं है कि जब भी कोई संशोधन की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया होगी तो वो दोनों सदनों में अलग अलग ही पारित होगी। इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है और यदि वो राष्ट्रपति के पास जाती है अंतिम स्वीकृति के लिए तो राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर देता है, हस्ताक्षर सील लगा देता है और फिर वो प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से अधिकार आ सकते हैं और कौन से, तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और ऐसे संविधान जो पहले से बनने के प्रक्रिया में थे लेकिन उन्हें पूर्णता नहीं दी गई, वो सारी की सारी बातें इस बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इसे अब हम पढ़ेंगे। इस वर्ग में वे व्यवस्थाएं आती है जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। इस विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों में स्वीकृत होना आवश्यक है और इस वर्ग में संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थाएं आती हैं, जैसे नंबर 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियां अनुच्छेद 55 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 62 संघीय क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 241 संघीय न्यायपालिका संविधान का भाग 5 और अध्याय 4 राज्यों में उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 संघ तथा राज्यों में विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1 7वीं अनुसूची में से कोई भी अनुसूची संसद को राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद का तीसरी जो विधि है संविधान के विशिष्ट बहुमत द्वारा या राज्य विधानमंडलों के द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदन की उपस्थित 2/3 सदस्यों को बहुमत प्राप्त होना चाहिए और इसके अलावा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों द्वारा इसे स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। तो ज्ञात रहे ये विशिष्ट बहुमत है, तो दोनों सदन संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलों का भी अनुमोदन इसे प्राप्त होता है, तभी वो विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं तो हमने अनुच्छेद के माध्यम से पढ़ ली। तो इस तरीके से संविधान संशोधन की विधियां इन 3 प्रकारों से ही पूर्ण की जाती है।